रोल कैमरा एक्शन। अब बोलोगे कितना सर लूंगा है बस कैसे वीडियो वीडियो काट दो कंदरा पे आप ये फिर ये रे मेरे तू करा ले ना। सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं हिंदी में तो कितना खंड कितना भाग में पढ़ते हैं? कोई भी चैप्टर कितना भाग में पढ़ते हैं? कितना भाग? दो भाग में पढ़ते हैं। दो भाग में कौन कौन? एक होता है क्या? कवि परिचय या लेखक परिचय। लेखक परिचय, कवि परिचय या लेखक परिचय। कोई भी विषय हम लोग पढ़ते हैं तो दो भाग में पढ़ते हैं, या तो कवि परिचय या लेखक परिचय। एक तो ये हो गया, और दूसरा कहानी या कविता। कहानी या कविता जो दिया रहता है इसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उसी तरह प्रश्न उत्तर में भी एक पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एक पढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप ना। दो टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी, और दो टाइप का पढ़ते हैं क्या? बुक भी। तो आज का जो चैप्टर है वो सबसे पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? लेखक परिचय। लेखक परिचय लेखक परिचय सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले बोलिए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर रे नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म पूछे तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। जन्म स्थान पूछे तब महू मध्य प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है? महू मध्य प्रदेश। ये किस परिवार से आते थे? ये कौन से परिवार में इसका जन्म हुआ था? दलित परिवार में। इसका जन्म कहाँ, कौन सा परिवार में हुआ था? सबसे पहले हम लोग जितना जाने हैं इसके आधार पे हम लोग जानेंगे कि भैया इसमें क्या सब क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका जन्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। जन्म स्थान पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। यदि पूछे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे इससे आगे कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो अध्ययन किया था। हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा क्या करते हैं, बोल देते हैं। उसके बाद अपना लोग इसके किताब पे चलेंगे जो बुक बोल रहा है वो। सबसे पहले बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मोहर जाति से आते थे। किस जाति से आते थे? जिसको क्या कहा जाता है?
डोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोम। तो उस समय बहुत ज्यादा छुआछूत का चलन था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। लेकिन इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा पाने के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे इन्होंने कहा चल गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ है? अमेरिका में। बड़ौदा नरेश था जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को प्रोत्साहन राशि दिए थे। प्रोत्साहन राशि दिए थे। तो बाबू यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर को आगे की पढ़ाई करने के लिए किसने रुपया दिया था? बड़ौदा नरेश ने दिया था। प्रोत्साहन राशि किसने दिया था? बड़ौदा नरेश। प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद उच्च शिक्षा पाने के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे। और वहां से फिर कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद वहां से कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ठीक है। लंदन जिसको कहते हैं, लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। लंदन चले गए थे वहां से पढ़ने के लिए। ठीक। और अपने जमाने के इसके टाइम में जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति था भारत में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था, भीमराव अंबेडकर। पूरा भारत में जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस टाइम में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बहुत सारे चीजों पे काम किया। एक व्यक्ति आजकल कोई ऑनर्स करता है तो कोई हिस्ट्री से करता है, कोई ज्योग्राफी से करता है, कोई इकोनॉमिक्स से करता है, कोई पॉलिटिकल से, एगो विषय का करता है कि नहीं करता है? कोई मैथ का करता है, कोई साइंस का करता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा अकेला व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी था, हिंदी भाषा का भी था, और ढेर सारा भाषा का इन्होंने ज्ञान, ढेर सारा पुस्तक का। अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक्स सब पढ़ने वाला, जो भारत देश की अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके विषय में कौन पढ़ाता है? कि कौन चीज पढ़ने से होता है? इकोनॉमिक्स पढ़ने से। तो ये अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे। हिंदी में देखिए रहे, इसका है ये है जाति पात। तो मानव उस समय के टाइम में इन्होंने बहुत सारे अशुद्ध बात सब चलता था भारत में। छुआछूत का बहुत बड़ा था, भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, स्त्रियों सब का बहुत सारे प्रथा चलता था। जैसे विधवा को पुनर्विवाह का प्रथा नहीं था, विधवा को पुनर्विवाह का भी प्रथा नहीं था। लेकिन इन्होंने इसके आने के बाद इन्होंने सारा कुछ को, पूरे समाज को आगे बढ़ाने में, पूरे समाज को विकास करने में, पूरे समाज को छुआछूत से दूर हटाने के लिए इन्होंने सबके लिए काम किया। इसीलिए इसे मानव जन का पुरोधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के लोगों के लिए क्या माना जाता है? ये पुरोधार के रूप में। क्या माना जाता है? पुरोधार के रूप में। यानी सबके लिए इन्होंने काम किया। स्त्रियों के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, बच्चों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, यहाँ तक किया कि बाल विवाह पर भी काम किया है। क्योंकि संविधान का निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। संविधान किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माता अगर पूछे किसे कहा जाता तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता। इन्होंने संविधान को लिखने में बहुत सारे चीजों का वर्णन किया है। जैसे 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन लगा दीजिए। ऊंच नीच का आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को पीट नहीं सकते, उसके लिए कानून बना हुआ है कि नहीं है? किसी को ऐसे अछूत नहीं कर सकते, है ना? सबको हर जगह जाने आने का क्या है? अनुमति है ना? रेल में भी चाहे उसमें कौन जाति का बैठता है नहीं बैठता, ये आजकल देखा जाता है? नहीं देखा जाता। ये सब किनका देना है? भीमराव अंबेडकर का ही दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा बाबू, मानव मुक्ति का पुरोधार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किस प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसके प्रोत्साहन पे इन्होंने न्यूयॉर्क चले गए? उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे, बड़ौदा नरेश के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो महू मध्य प्रदेश। ये किस परिवार में जन्म लिया था? दलित परिवार में जन्म लिया था। किस परिवार में जन्म लिया था? दलित परिवार में। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मऊ मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधर बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। बोल रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सभी जनों में सुपठित में से एक थे। मतलब जितना लोग था उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, आगे प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। अब पूछेगा कि उच्च शिक्षा पाने के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? और न्यूयॉर्क से फिर कहाँ गए पढ़ने? इंग्लैंड यानी लंदन। कहाँ गए? लंदन। कहाँ गए? लंदन। इन्होंने संस्कृति का धार्मिक पौराणिक और पुरावैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। मतलब इन्होंने जो चीज पढ़ के आया, इन्होंने क्या किया? लोगों का जो मौलिक अधिकार होता है उसका क्या किया? संविधान में वर्णन किया है। संविधान में क्या किया है? वर्णन किया है। आपका मौलिक अधिकार है ना, हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, कि हम कहीं कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या ये क्या है? आपका पर्सनल है। ये मौलिक अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान में। ठीक है, सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। ये क्या क्या बन के उठ गया? इतिहासकार, क्या इतिहासकार, मीमांसक, उसके बाद विधिवेता मतलब होता है कि उसके विषय में किसी भी चीज को नियम पूर्वक कैसे किया जा सकता है उसको। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्री होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था या किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को सही करना। जैसे मजदूर सबका अर्थव्यवस्था सही किया, कैसे? मजदूर को कम घंटा काम करके ज्यादा मजदूरी मिलने का अधिकार है ना। फिक्स टाइमिंग क्या कि आप इससे 8 घंटा काम ही करा सकते हैं। मजदूर को कितना करा सकते हैं? 8 घंटा। उससे ज्यादा अगर कराइएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? ओवर टाइम तनख्वाह देना पड़ता है। ये सभी चीजों का अधिकार किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, शिक्षा में भी, धर्मनिरपेक्ष धर्म में भी, ये सभी चीजों में क्या किया इन्होंने? बहुत सारे कार्य करके उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। अब पूछेगा भीमराव अंबेडकर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि बाबू भीमराव अंबेडकर कहाँ वकालत किए थे? स्वदेश मतलब अपना देश। स्वदेश क्या होता है? अपना देश। तो भारत में ही इन्होंने क्या किया? कुछ समय तक वकालत किया। या पूछेगा भीमराव अंबेडकर कुछ समय तक स्वदेश में क्या किए? तो वकालत किए। क्या किए? वकालत किए। या भीमराव अंबेडकर वकालत कहाँ किए? भारत में, स्वदेश में, अपना देश में, है कि नहीं है? अगला कहाँ थे रे? वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अब पूछेगा कि इन्होंने भारत के जो संविधान है, भारत का जो क्या है संविधान है, यही ना संविधान है ना रे,
संविधान निर्माता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अछूतों, हाँ, इन्होंने किसको किसको अधिकार सम्मान दिलाने के लिए कार्य संघर्ष किया? तो सबसे पहले अछूतों, किसको? अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए क्या किया? कार्य किया, संघर्ष किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। तो पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने किसको अधिकार और मान सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए थे? अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। क्या छुआछूत का बीमारी इतना जल्दी हट जाता? आज तक नहीं हट पाया है, अभी तक नहीं हट पाया है। ये छुआछूत का सबका ही सबका, और स्त्रियों को सम्मान, मजदूरों को सम्मान दिलाने के लिए क्या किया? बहुत ज्यादा प्रयास किया। कौन? कौन? भीमराव अंबेडकर। आज उसी का देन है जो हम लोग सब आदमी एक क्लास में बैठ के पढ़ लेते हैं, नहीं तो एक क्लास में सब नहीं बैठ के पढ़ सकता था। छोटा जाति वाला को नहीं पढ़ने देता था एक क्लास में। हम कहीं नहीं पढ़ाए। हाँ, जमाना वैसा रहता तो नहीं होता पढ़ाने। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं, आप टेक्नोलॉजी हम ठीक, बाबा आगे। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अब पूछेगा, देखो इनका जो है चिंतन व रचनात्मक के मुख्य प्रेरक कितने व्यक्ति थे? किसी न किसी का कोई ना कोई प्रेरक होता है। आगे मतलब प्रेरणा किसी से न किसी का आदमी को प्रेरणा मिलता है। कोई अपने माँ बाप से सीख लेता है, कोई गुरु से लेता है, कोई बगल वाला से लेता है, किसी भी चीज से। कोई जो ज्यादा विकसित हो गया उनसे सीख लेता है कि नहीं लेता है? तो उसी तरह से भीमराव अंबेडकर भी किससे सीख लिए थे? बुद्ध, कबीर और बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसके मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे इसके मुख्य प्रेरक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? 3 बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगे बोल रहा है, संविधान का निर्माता कहकर बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसे क्या नाम से जानते हैं हम लोग? संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। संविधान निर्माता के नाम से किसे जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर का निधन कब हो गया? 1956। कब हुआ? 1956। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ? यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा? 2 क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर का बाबू निधन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और कब हुआ? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। ठीक है, मरण दिन।
जन्मदिन हुआ है, मरण दिन दिसंबर 1956 है। अब कितना तारीख है वो इसमें एक्चुअली नहीं दिया हुआ है बुक में। ठीक है। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। जाओ जाओ किताब छोड़ दी। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या सब है वो हम लोग जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? द कास्ट इन इंडिया, पहला याद रखना है। द कास्ट इन इंडिया, पहला क्या याद रखना है? द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, their mechanism, genesis and development। अगला क्या है? जेनेसिस एवं genesis एवं डेवलपमेंट, genesis and development, डेवलपमेंट। आगे क्या है? द अंट, अंट चेवल्स, द अंट चेवल्स, द अंट चेवल्स। Who are they? Who are they? Who are they? Who are Sudraj? Who are Sudraj? Buddhism and communism। बुद्धि ने क्यों जुड़े? Buddhism and communism। हाँ। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अब एगो है सबसे बढ़िया, कौन जानता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, annihilation of caste, annihilation of caste। चलिए सबसे पहले अब इनकी रचनाओं को हम लोग बढ़िया से देखेंगे क्या क्या है। इनकी रचना कौन कौन सी है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म,
Genesis and development. Genesis and development. The untouchables. The untouchables. Who are they? Who are they? Who are the Sudraj? Buddhism and communism. Buddhism and communism. Buddha and his Dhamma. Buddha and his Dhamma. Annihilation of caste. अगर इसमें से कोई भी पूछ दे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? हु आर द शूद्रज किनकी रचना है? बुद्धा एंड हिज धम्मा किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है? द अल्टरनेटिव किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है। तो जितना भी इसमें से क्वेश्चन आएगा ये अब आगे क्या होगा, आगे यहाँ से जितना क्वेश्चन आएगा ये तो हो गया लेखक रचना से। अब आगे क्या कहता है उसमें देख लेते हैं। हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कालखंड मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। ठीक है। जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण में के रूप में तैयार किया गया था, परंतु कौन चीज एक भाषण इसका प्रस्तुत किया गया था जहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर। अपना लोग जानते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। क्या है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? क्या है नाम? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये इंग्लिश स्पीच है। क्या है? इंग्लिश भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? भाषण है। ये इंग्लिश में तैयार किया गया था लाहौर में जाति पाति के तोरक के लिए। ये भाषण तैयार किया गया था कि 1936 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर देंगे। क्या करेंगे? देंगे। लेकिन किसी कारण बस ये भाषण नहीं हो पाया था। ये भाषण नहीं हो पाया था। लेकिन ये कब बना था? 1936 ईस्वी में देना था। कब देना था इसको भाषण? कहाँ देना था? लाहौर में। कहाँ देना था? कहाँ देना था? लाहौर में देना था। ठीक है। 1936 ईस्वी में लाहौर में देना था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से कास्ट भाषण इंग्लिश में था, लेकिन हम लोग इसको किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में। तो इसका हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव। किसने किया था? ललाई सिंह यादव किसने किया था? तो आपसे पूछेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतर है वो किसने किया था? ललाई सिंह यादव। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है। तो यह हो गया तमाम लेखक परिचय। अब हम लोग इसको एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। क्या इससे कहीं कोई क्वेश्चन छूटेगा? पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। जन्म स्थान इसका कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये किस परिवार में जन्म लिए थे? किस परिवार में जन्म लिए थे? दलित परिवार में। ठीक है। दलित परिवार में। अच्छा, इनकी निधन कब हो गई थी? 1956 ईस्वी में। कहाँ हो गया था इनका? कहाँ हो गया था इसका निधन? दिल्ली में हुआ था। इसका निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि किसके प्रोत्साहन पे इन्होंने न्यूयॉर्क उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके कहने पे? बड़ौदा नरेश के कहने पे। बड़ौदा नरेश के कहने पे। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने
संविधान में समानता एवं मानवीय अधिकार किसको किसको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किए थे? मजदूर अछूतो स्त्रियों मजदूरों को एलिमिनेशन ऑफ कास्ट का किसने हिंदी रूपांतर किया था? ललई सिंह यादव ने। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी पहले पढ़ेंगे। इनकी प्रमुख प्रेरक कौन कौन थे? इनके प्रमुख प्रेरक कितने व्यक्ति थे? कबीर और ज्योतिबा फुले तीन। कितने व्यक्ति थे? तीन। कौन कौन? बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। इनकी प्रमुख रचनाएं ध्यान से सुनिए। द कास्ट इन देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट द अनचेवल्स हु आर द शूद्रज अगला क्या है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म बुद्धा एंड हिज धम्मा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये इनकी प्रमुख रचना है जो बार बार परीक्षा में आते रहता है। जो बार बार परीक्षा में क्या होता है? आते रहता है। आप लोग जो अपना लोग जो पढ़ रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अपना लोग जो पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। किस भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में। ये कहाँ पे देने के लिए तैयार किया गया था भाषण? यह भाषण देने के लिए कहाँ? लाहौर में। कब देना था? 1936 ईस्वी में। किस विषय पे देना था? जाति पाति के तोड़क के लिए। जाति पाति के तोड़क के लिए ये देना था। कब? 1936 ईस्वी में। जिसका हिंदी रूपांतर किसने किया? ललई सिंह यादव। क्या आप लेखक परिचय से कोई सब छूट जाएगा? क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना? चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं इसके चैप्टर की ओर। चैप्टर को पहले हम समझाते हैं, समझिए ध्यान से। चैप्टर को पहले क्या करेंगे? हम समझाएंगे जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है। सबसे पहले समझिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये लेखक परिचय था। अब हम लोग कहानी पे चल रहे हैं। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है ये क्या है? ये पुराने समय में बहुत ज्यादा विख्यात था। क्या था? विख्यात था। लोगों का मानना था कि श्रम के आधार पे लोगों को बांटना चाहिए, या लोगों के आधार पे उसका जाति के आधार पे उसके श्रम को बांटना चाहिए। जाति पाति के आधार पे उसके श्रम को क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे? ये बहुत गलत है। ये क्या है? बहुत गलत है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पे उसके काम को बांटेंगे। अगर जाति के आधार पे काम बांटेंगे तो क्या एक रिक्शा चलाने वाले, एक नाव चलाने वाले के बेटा IAS IPS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है? नहीं। उसका जाति है नाव चलाने वाला नाविक है तो उसका बाप बेटा सब खानदानी नावे चलाएगा? ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसा होगा? नहीं होगा। पता चलेगा उसको मन नहीं लगेगा नाव चलाने में, क्योंकि उसको पढ़ना था। उसको बाप का जाना तो और बाप ना चले तो तू चला, पता चलेगा रास्ते में जाके डुबा दिया। नहीं को सब पहने में मर गए। है कि नहीं है? जो पैदा होगा वो क्या होगा? नुकसान है ना। तो ऐसे काम के आधार पे कोई भी चीज को नहीं बांटा। जैसे मान के चलिए हम लोग जैसे 2-3 ले लेते हैं। जैसे एक ले लीजिए, एक होता है पाल जी, एक होता है कौन सी यादव, बताते हैं शर्मा को कहते हैं, और चौपाल चौपाल। ठीक है। एक यादव हो गया, एक सहनी हो गया, सहनी हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण हो गया। अब आप बताइए इसमें से सबसे ज्यादा महत्व आप किसको दीजिएगा? ब्राह्मण को। किसको दीजिएगा? ब्राह्मण को। क्या है? वो पूजा पाठ करता है। ये माइंड में बैठा दिया भैया, पूजा पाठ करता है। वो क्या करता है? पूजा पाठ करता है। यादव जी तो दूध बेचे वाला छोटा है ना, ये मछली मारे वाला छोटा है ना, ना सॉरी सहनी होता है ना मछली मारने वाला, सहनी होता है मछली मारने वाला। ये हो गया मछली मारने वाला, इसको हटा दो। ये क्या है? पाल जी कौन सी करता है? नहीं
इसका एक कोई अलग काम है पता नहीं। तो काम के आधार पे जाति के आधार पे लोग काम को बांट देता है। वाजिब में वैल्यू देगा ब्राह्मण का ज्यादा देता है कि नहीं देता है? बुद्धिजीवी होता है, लोग कहता है बुद्धिजीवी होता है ना, ऐसा ना लोग वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि ये जाति के आधार पे उसका काम को भी बांट दिया। लेकिन अब तो खैर बहुत कम है, लेकिन आज भी है लेकिन बहुत कम है, आज भी है लेकिन बहुत कम है। तो ये तमाम चीज उस समय में चल रहा था, लोगों को बताया जा रहा था क्या कि भैया काम के आधार पे। सही बात है, ये जो जातिवाद के पोषक थे ये जाति के आधार पे ये तर्क देते थे कि अगर जाति के आधार पे हम काम को बांटेंगे, श्रम विभाजन, यदि जाति के आधार पे हम श्रम विभाजन करेंगे तो काम क्या होगा? कुशलता पूर्वक होगा। काम क्या होगा? कुशलता पूर्वक होगा। मतलब लोहार का बेटा यदि लोहा बनाएगा, लोहा का सामान बनाएगा, लोहार यदि लोहा का काम करेगा तो अच्छा से करेगा। सही बात है, करेगा अच्छा से, लेकिन सब नहीं ना करेगा। हलवाई का बेटा हलवाई मिठाई बनाएगा अच्छा, ये बात जानते हैं, हलवाई खाना बनाएगा अच्छा, ये सही है, लेकिन सब नहीं ना बना पाएगा। अब किसी को मन नहीं है खाना बनाने का, उसका मन है कोई दूसरा काम करने का, कोई बिजनेस दूसरा करने का, और उसको बोलेगा तुम नहीं खाने बनाओ तो वो काम रुचि से नहीं होगा, उसका रुचि का खिलाफ हो गया। और जिस काम में हमारा मन नहीं लगेगा उस काम को यदि हम करेंगे तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं होगा। तो आज जो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दौर है वो जात पात के आधार पे ही, जाति के आधार पे ही श्रम को बांटना सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। जाति के आधार पे श्रम को बांटना ही क्या है? सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण बना हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। आज के समय में भी जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है, भले वो काम करे ना करे लेकिन हम अपना नेता को वोट देंगे, ये बात फिक्स रहता है। अपन जात वाला को वोट देवे, काम करे कि नहीं करे, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? जाति हावी है आज भी। तो ये जात के आधार पे काम नहीं होता है, जात के आधार पे काम को बांटना अच्छी बात नहीं है, जाति के आधार पे काम को नहीं बांटना चाहिए। वही भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यदि आप जाति के आधार पे काम को बांटिएगा तो क्या वो जाति के आधार पे काम नहीं होगा। चलिए आज यहाँ पे समाप्त करते हैं क्लास, कल से आगे करेंगे। अगला चैप्टर बाद में करेंगे, पहले रेस्ट लेंगे ना 5 मिनट, 5 मिनट रेस्ट देगा ना रे? हाँ, तब तक 5 मिनट रेस्ट दो, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगला 20 का था ही खत्म कर देंगे, है कि नहीं है? श्रम विभाजन जाति प्रथा लगभग समाप्ति कगार पे कर दी। छुट्टी कर देगा। हाँ, इसके बाद अब बच गया वो 20 का था, उसको भी लगभग खींचिए देंगे। 3 दिन से नहीं पढ़ लिया।